अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज हमारा टॉपिक है शेरी इस्तिलाहात। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेरी इस्तिलाहात इंटरमीडिएट पार्ट 1 उर्दू के पेपर में टोटल 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। उन 20 एमसीक्यूज़ में से जो 5 एमसीक्यूज़ हैं वो शेरी इस्तिलाहात से आएंगे। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो ये लफ्ज़ है इस्तिलाहात, इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टर्म। ठीक है, तो यानी पोइटिक टर्म्स को उर्दू में शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी इसमें अरकान होते हैं। इसमें मतला है, मक्ता है, काफ़िया है और रदीफ़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अरकान की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके कुल 4 अरकान हैं शेरी इस्तिलाहात में, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। तो पहले सरसरी सा इनको देखते हैं, फिर हम डिटेल में आगे इनको समझेंगे। तो सबसे पहला है जी मतला, दूसरा है मक्ता, तीसरा काफ़िया है, चौथा रदीफ़ है। ठीक है, तो मतला किसे कहते हैं? गज़ल या कसीदे का ये पहला शेर होता है। और दूसरी इसकी शर्त ये है कि दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होना चाहिए, दोनों मिसरों में। ठीक है जी, एक से काम नहीं बनेगा। अगर एक में है तो फिर वो मतला नहीं कहलाता। अब आपका सवाल है कि मिसरा क्या होता है। ठीक है, तो मिसरा भी मैं बता देता हूँ। मिसरा कहते हैं कि देखिए शेर होता है ना, उसकी 2 लाइंस होती हैं इस तरह से। तो जो उसकी पहली लाइन होती है ना शेर की, ये वाली, इसको मिसरा कहते हैं। और इसको मिसरा सानी, वो पहले वाले को मिसरा ओला कहते हैं और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं, यानी 2 होते हैं ना। तो ये अरबी के नाम है। तो इसी तरह मक्ता है, मक्ता को देखते हैं। मक्ता गज़ल के आखिर में आने वाला शेर होता है मक्ता। और शायर का कलमी नाम उसमें होना ज़रूरी है, यानी जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस जैसे कि आपको पता है असदुल्ला नाम है। ठीक है, और गालिब जो है वो इनका तखल्लुस है। ठीक है, गालिब तखल्लुस आ गया। तो ये निशानी होती है, जैसे गालिब के ऊपर मैंने ये अलामत लगाई है। लुग़वी माना भी साथ साथ देखते जाएं कि जो लुग़वी माना है मतला का वो है तुलू होने का मुकाम, और मक्ता का लुग़वी माना है काटने का मुकाम। इसी तरह अब हम बात करते हैं काफ़िया की। तो काफ़िया है जी हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को, यानी ऐसी आवाज़ें जो मिलती जुलती हों। ठीक है, अच्छा फिर हम ये देखते हैं ये काफ़िया कब आता है। ये रदीफ़ से पहले आता है। इसी तरह रदीफ़ है हम शक्ल अल्फाज जो दोहराए जाएँ, काफ़िया के बाद आती है रदीफ़। और इसका लुग़वी माना है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। और काफ़िया का लुग़वी माना है पीछे पीछे आने वाला और पे दर पे आने वाला। ये इसके 2 माना होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम काफ़िया को समझेंगे कि काफ़िया क्या है। काफ़िया को इंग्लिश में राइम कहते हैं, ये आपको मालूम होगा, राइम कहते हैं। सॉरी, ये एरो लगा देते हैं इसको। ठीक है जी, अच्छा अब हम देखते हैं कि काफ़िया क्या है। तो डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। इस्तिलाही मायनी आपने याद रखना है काफ़िया का सबसे पहले, यानी इस्तिलाही माना जो होता है ना वो तारीफ़ होती है, डेफिनेशन होती है। तो ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हों, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। एक एमसीक्यू आता है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपने याद रखना है कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद इसके लुग़वी मायने भी आप देख लें। लुग़वी मायने का माना होता है कि डिक्शनरी में उसका क्या मतलब लिखा हुआ है, उसके लिटरल मीनिंग हम देखते हैं। तो लुग़वी माना आप देख लें, इसका है पीछे पीछे आने वाला और पे दर पे आने वाला। अच्छा फिर एक एमसीक्यू आता है कि काफ़िया की जमा क्या है, तो काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। ठीक है, काफ़िया की जमा क्या है? कवाफ़ी।
उसके बाद हम ये देखते हैं एमसीक्यूज आता होता है कि ये जो काफ़िया लफ्ज़ है ये किस लफ्ज़ से निकला है या इसका माखज़ बताएं, इस तरह का एक एमसीक्यूज आता है। तो आपने याद रखना है कि कफ़ू से ये लफ्ज़ निकला है, ये कफ़ू, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में काफ़िया जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, काफ़िया, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ है। अहम नुकात में याद रखिएगा कि काफ़िया शायरी का बुनियादी अंसर है जो अशार को जोड़ता है, यानी काफ़िया के बगैर शायरी बिल्कुल ही नामुकम्मल है, ख़ास तौर पे गज़ल। अलबत्ता नज़्म काफ़िया के बगैर हो जाती है, उसकी इकसाम होती हैं। काफ़िया कब आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। काफ़िया आता है जनाब रदीफ़ से पहले आता है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये काफ़िया समझ आ गया होगा। अब हमारे पास काफ़िया की मिसालें हैं, मिसालें देख लेते हैं। देखें मिसालों में कि लिखा हुआ है सुबहान, लुकमान, फुरकान, ठीक है। ये देखें सुबहान, लुकमान, फुरकान, आखिरी हर्फ तीनों में नून आ रहा है, तीनों में नून है। तो ये एमसीक्यू आता है कि वो आखिरी लफ्ज़, सॉरी हर्फ कहना था मैंने, आखिरी हर्फ जो काफ़िया में आता है हर लफ्ज़ के आखिर में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हरफ रवी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये वाला आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये आपको काफ़िया की मिसाल समझ आ गई होगी। हमारे पास नेक्स्ट है रदीफ़। तो रदीफ़ को समझ लेते हैं। रदीफ़ इस्तिलाही माना मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम वो समझेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास वो ये है कि हम शक्ल अल्फाज, यानी मिलते जुलते अल्फाज होते हैं ये, जो शेर के आखिर में बार बार जूँ के तूँ दोहराए जाएँ। जूँ के तूँ मतलब एज़ इट इज़ सेम। फिर वही एमसीक्यूज़ है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपने याद रखना है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर एमसीक्यूज़ है कि इसके लुग़वी माना क्या हैं, यानी उसमें डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहना है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है अम्मार नईमी और मैं 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता हूँ टीचिंग में। मैं कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट को। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि रदीफ़ लफ्ज़ का माखज़ क्या है, तो आपने बताना है कि जी रदफ़ है, रे दाल फे, ये आपने निकाल देनी, सादा सा तरीका है याद करने का। अलबत्ता ये एक एमसीक्यूज़ है कि ये ग्रामर में क्या है, ये मोनस है। हम ये कहते हैं रदीफ़ इस्तेमाल हुई जबकि काफ़िया इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जैसे कि ये मैंने मिसाल दी हुई है, रदीफ़ आती है। अगर कोई ये कहे रदीफ़ आता है तो वो गलत है। फिर एक ये एमसीक्यूज़ है कि रदीफ़ का कब आती है, तो आपने कहना काफ़िया के बाद आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी ही फ़ौरन पूछ लें कमेंट बॉक्स में। इसके बाद रदीफ़ की मिसाल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मीर तकी मीर खुदाए सुखन है, उनका एक शेर लिखा हुआ है, बड़ा मशहूर शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ठीक है। ये आप शेर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने जो लफ्ज़ हैं उन्हें मैंने बोल्ड कर दिया है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं की सी है, की सी है, ये सेम रिपीट हो रहे हैं ना, बार बार आ रहे हैं। हम शक्ल अल्फाज हैं और हु बहू, यानी ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं है कि ऐसे हो जाए कि कैसा है या की सी है, नहीं, बिल्कुल सेम की सी है। ये है जी रदीफ़ की मिसाल। तो ये भी आप देख लें, एक और मिसाल नीचे लिखी हुई है कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी मिसाल है, जैसा कि ये मैंने बोल्ड कर दिया, ब्राउन कलर में लिखा हुआ है। और ये वाला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसका जेंडर क्या है रदीफ़ का, रदीफ़ की तादाद कितनी है, ये एमसीक्यू आया था बोर्ड में, इम्पोर्टेंट है ये वाला। रदीफ़ की तादाद आप याद रखें, रदीफ़ की जो तादाद है वो मुकर्रर नहीं है, रदीफ़ की तादाद मुकर्रर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, आसान है बहुत।
अब है हमारे पास मक्ता। तो मक्ता को समझते हैं। मक्ता का इस्तिलाही माना यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि गज़ल के आखिर में आने वाला शेर, ये गज़ल के आखिर में आता है जिसमें शायर अपना कलमी नाम यानी कि अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। फिर वही एक एमसीक्यूज़ है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़वी माना क्या है जी, लुग़वी माना है काटने का मुकाम। ठीक है जी, काटने का मुकाम, कुछ और ना समझ लीजिएगा आप। माखज़ क्या है, ये भी एमसीक्यूज़ आता है, कता है। और ग्रामर के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है कि जी ये ग्रामर के लिहाज से क्या है, ये इसम ज़र्फ़ मकान है, यानी ये एक जगह है ना। काटने का मुकाम, मुकाम यानी प्लेस है ये। तो यानी जब भी कोई जगह होती है, जैसे आपने 10th क्लास की ग्रामर में पढ़ा होगा, इसम ज़र्फ़ ज़मान होता है और एक इसम ज़र्फ़ मकान होता है। तो मकान कहते हैं प्लेस को, तो काटने का ये मुकाम है, ये इसम ज़र्फ़ मकान। अच्छा जी, ये जगह को ज़ाहिर कर रहा है ये इस वजह से। ठीक है। तखल्लुस किसे कहते हैं, शायर के कलमी नाम को, ये भी एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मक्ता की मिसाल भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे कि गालिब मैंने पहले आपको समझा दिया था पीछे, और ये मैंने वैसे ही ऊपर लिखा हुआ है, आप ये ना समझना कि ये शेर जो है वो उसका है, गालिब का। ये असल में मीर का ही शेर है। ठीक है, ये मीर का शेर है। अलबत्ता ये मैंने सिर्फ मिसाल दी है तखल्लुस समझाने के लिए गालिब, लेकिन अगर हम गौर से देखें ना, आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे ये मीर लफ्ज़ आ रहा है। ये गज़ल का आखिरी शेर है। मीरुन्नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ मीर लफ्ज़ आया, तो ये क्या है, ये मक्ता है, याद रखिएगा। शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। तो सॉरी, ये चीज़ें ना मिक्स हुई हैं थोड़ी सी, मैं मिसाल कुछ और लिखनी थी इधर, इसी वजह से। तो आप ना मिक्स कीजिएगा क्योंकि मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ। अच्छा जी, अहम सवाल साइड पर लिखा हुआ है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है, ये बड़ा अहम सवाल है ये वाला सवाल। देखिए, अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फिर भी वो मक्ता है? जवाब है नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं, उसको हम सिर्फ़ एक आखिरी शेर कहेंगे। तारीफ़ क्या है जी, मक्ता की गज़ल के आखिर में आने वाला शेर, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। उम्मीद है आपको ये मिसाल भी समझ आ गई होगी। अब हम आखिरी अरकान की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी रुकन की तरफ, और वो है हमारे पास मतला। ठीक है जी, मतला। मतला का क्या माना है, इस्तिलाही माना, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी पहले हम। गज़ल या कसीदे का वो शेर, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो नज़्म समझ लेते हैं, नज़्म नहीं। नज़्म मतला के बगैर हो जाती है। तो गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया भी हो, रदीफ़ भी हो, उसे हम मतला कहते हैं। ठीक है। और लुग़वी माना इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। लुग़वी माना ये देखें जी, तुलू होने का मुकाम, जैसे हॉरिज़ॉन होता है ना, जैसे ये मैंने देखे सिंबल बनाया, सूरज के तुलू होने का मुकाम, लुग़वी माना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। माखज़ क्या है, मीम काट दो तो माखज़ आ जाएगा, बड़ा आसान है याद करने का तरीका। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जैसे कि मक्ता भी वो है ना इसम ज़र्फ़ मकान, तो ये भी तो एक प्लेस है, एक जगह को ज़ाहिर कर रहा है ना ये। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं ये सारे पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर इन सबको एक जगह पर लिख दिया है। ये बड़ा अहम एमसीक्यूज़ है। मतला गज़ल का क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है, मतला गज़ल का नकीब होता है। क्या होता है, नकीब होता है। नकीब का वैसे मतलब होता है सरदार, तो सरदार आपको पता है सबसे आगे आगे ही चलता है ना। तो मतला पहला शेर है तो वो आगे आगे चल रहा है, तो वो क्या है, वो मतला हुआ। अहम नुक्ता देख लें, मतला गज़ल का आगाज़ है और इसमें दोनों मिसरों में काफ़ी और रदीफ़ होना ज़रूरी है। दोनों मिसरों की बात हो रही है, एक ही बात नहीं हो रही। अहम नुक्ता, मतला के बाद आने वाले शेर को क्या कहते हैं, ये भी बोर्ड में एमसीक्यूज़ पूछा जा चुका है। मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। ठीक है जी, हुस्ने मतला कहते हैं। उम्मीद है आपको मतला भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मतला की खसूसियात देख लेते हैं
तो मतला की हमारे पास जो खसूसियात हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आ गया जी। गैर मुरद्दिफ गज़ल, ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो, यानी कि रदीफ़ के बग़ैर गज़ल हो जाती है। जी हाँ, हो जाती है, अलबत्ता काफ़िया के बग़ैर गज़ल नहीं होती। और ये एक MCQs है जी, मुरद्दफ़ गज़ल कौन सी होती है? तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ हो। अब इसमें रदीफ़ होगी तो मुरद्दफ़ है, नहीं होगी तो गैर लफ्ज़ लग जाएगा। क्या ख्याल है? ईजी है ना? अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मतला, ये बोर्ड में MCQs आया था। देखें, इस हवाले से मैं थोड़ी सच्चाई आपको बता दूं, बहुत सी ऐसी गज़लें हैं जिनमें 5-7 मतले भी लिखे गए हैं। बाद दफ़ा ऐसा ऐसा कलाम भी लिखा गया जो सारा ही मतला के ऊपर था, यानी हर शेर मतला था। लेकिन क्लासिकल शायरी में हम देखें तो हमने उसके मुताबिक जवाब देना है, तो इसका जवाब है 3। ठीक है जी, ये बोर्ड में MCQs आया था, बहुत से टीचर कन्फ्यूज़ थे यार इसका क्या जवाब है। तो 3 इसका आपने आंसर टिक करना है अगर आपको भी आ जाता है। उसके बाद जी, मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं, जिसके पहले मिसरे में काफ़ी और रदीफ़ नहीं होगी उसको। ठीक है, मतला का भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।